फ्रेंड्स, मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और ये गम का महीना है। इसमें हम कोई खुशी नहीं मनाते हैं और अगले 75 दिन जो भी वीडियोस बनेंगी वो इमाम हुसैन के लिए डेडिकेटेड रहेंगी। और वीडियोस मतलब जिस गैप से बनती हैं वैसे ही बनती रहेंगी। और अब मैं कोशिश ये करूँगा कि ऐसे टॉपिक मतलब चुनूँ जो डायरेक्ट आपके प्रैक्टिकल रिलेवेंस के हों, जो डायरेक्टली जो आपके काम आ सकें। तो इसी सिलसिले में ये वाली वीडियो बनाई है, बैलेंस बफेलो फीड। जब ग्रीन फॉडर अवेलेबल ना हो तो कैसे ऐसा चारा दाना बनाया जाए घर में मौजूद चीज़ों से, जो कि आसानी से बन जाए और सस्ता हो, और चाहे 2 भैंस रखने वाला हो या 50 भैंस रखने वाला हो, सभी उसे बना सकें। और जाहिर सी बात है कि वो काम भी करना चाहिए अच्छे से। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें कोई साइंटिफिक डिस्कशन मैं नहीं करूँगा कि बफेलो की न्यूट्रिशन, डाइजेशन और उन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। स्ट्रेट मैं आपको फॉर्मूलेशन बताऊँगा, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, उन्हें कैसे आप यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो बफेलो के फीड फार्मूलेशन के बारे में ये वीडियो आज की होगी हमारी। तो बफेलो जो शहरों में पाली जाती हैं, गाँव में तो लोग रखते ही हैं, उन्हें चरा भी लेते हैं, घास फूस भी मिल जाती है, हरा चारा भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम देखें डेयरी इंडस्ट्री को, तो लगभग 55% से ज़्यादा जो आबादी है दूध देने वाले जानवरों की, वो भैंसें हैं। तो और भैंसों को ही हम जैसे शहर होते हैं, शहर में छोटे छोटे कमरों में, छोटे छोटे घरों में, जहाँ पर खुली जगह नहीं होती है, चरने का कुछ नहीं होता है, हरा चारा अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे भी बंद घरों में भैंसों को रखा जाता है। मतलब बाहर से देख के आपको नहीं लगेगा कि यहाँ भैंसें होंगी, लेकिन अंदर जाके लगेगा अंधेरे से कमरे में बहुत बड़ा तबेला सा होता है, उसमें प्रॉपर लाइट भी नहीं होती है। तो ऐसी जगहों में भैंसों को रखा जाता है, हरा चारा नहीं मिलता है। और रखा इस वजह से जाता है क्योंकि वहाँ पे दूध के जो प्राइस होते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं जब सिटी में दूध को सप्लाई किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सामने निकला हुआ दूध लेना पसंद करते हैं, तो उन जगहों में भैंसों की बहुत अहमियत होती है। और जाहिर सी बात है, मिल्क प्राइसेस भी शहरों में गाँव की बनिस्बत अच्छे मिलते हैं और ज़्यादा मिलते हैं। तो ये फार्मर जो होते हैं, जो इस टाइप से भैंसों को रखते हैं, इन्हें ग्रीन फॉडर तो मिल नहीं पाता है मार्केट से अपनी भैंसों के लिए। तो सबसे ज़्यादा इनके पास क्या चीज़ अवेलेबल रहती है? भूसा अवेलेबल रहता है, और ज़्यादातर वो व्हीट स्ट्रॉ होता है, मतलब गेहूं का भूसा होता है। साथ साथ ग्वार का, उड़द का या मसूर का भूसा भी कभी कभी सीजनल तौर पे मिल जाता है, जो कि व्हीट स्ट्रॉ से ज़्यादा अच्छा होता है। बफेलोज़ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पचाने की क्षमता होती है, इनका जो माइक्रोबायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है ह्यूमन का, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जो ज़्यादा फाइब्रस फीड होता है, जो मतलब कहना चाहिए जिसमें जो स्ट्रॉज वगैरह होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पचाने की क्षमता भैंसें रखती हैं। तो इस वजह से ये वाला फीड भी ले लेती हैं, जो और एनिमल्स के लिए यूज़फुल नहीं रहता है। लेकिन इससे एनिमल हेल्दी तो रहता है, इस फाइब्रस फूड से अपने लिए तो वो एनर्जी निकाल लेता है, लेकिन ये जो फीड रहता है ये इनफ नहीं होता टू सस्टेन दी प्रोडक्शन के लिए ये चीज़ इनफ नहीं रहती। प्रोडक्शन के लिए हमें अलग से कंसंट्रेट देना पड़ता है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का प्रोटीन रिच कंसंट्रेट एनिमल को देना पड़ता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन ही फिर जाके दूध बनाता है। मतलब प्रोटीन देंगे तो अंदर जाके प्रोटीन बनेगा, फिर वो दूध का प्रोटीन बनेगा। तो इस वजह से प्रोटीन रिच डाइट हमें देनी पड़ती है दूसरे सप्लीमेंट्स के साथ। एक बात जो यहाँ पर जाननी ज़रूरी है वो ये है कि जो भी चीज़ें हम फीड में यूज़ करें, ठीक है, वो लोकली अवेलेबल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर 2-4 चीज़ें बताऊँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी से फीड बनेगा। फीड उसी से ही बनता है और बनाना चाहिए जो कि लोकली अवेलेबल हो। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि आपका फीड का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो फीड का कॉस्ट बढ़ने से अगर एनिमल परफॉर्म अच्छा भी कर रहा है तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मतलब आप घूम फिर के तो वहीं पे आ जाएंगे ना। तो एनिमल की सेहत भी अच्छी रहे, उसका प्रोडक्शन भी अच्छा रहे। तो जब सेहत अच्छी रहेगी तो प्रोडक्शन अपने आप अच्छा होगा। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो TMR का होता है।
जो TMR रहता है टोटल मिक्स राशन, ये बेस्ट वे होता है मतलब टू फीड द बफेलोज़, अपने भैंसों को जो इस टाइप से मतलब घरों में भैंसें रखी जाती हैं जिन्हें हरा चारा नहीं दिया जाता, उन्हें के लिए TMR सबसे अच्छी फॉर्म होती है। TMR में क्या करते हैं हम कि कंसंट्रेट और फाइबर को, भूसे को और कंसंट्रेट को दोनों को मिला लेते हैं। आम लैंग्वेज में इसे सानी भी कह सकते हैं, लेकिन इसका करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो TMR में हम कंसंट्रेट को मिला लेते हैं और ये देने से फ़ायदा क्या होता है, इसमें जो कंसंट्रेट जाता है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है। अगर आप अलग से कंसंट्रेट देंगे तो वो जाके एकदम से डाइजेस्ट होगा और एसिडिटी बना देता है रूमेन के अंदर। तो धीरे धीरे ये एसिडिटी बिल्डअप होने लगती है, बनने लगती है, बढ़ने लगती है और रूमेन को, रूमेन की एपिथेलियम को, माइक्रोबियल पॉपुलेशन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो TMR की फॉर्म में देना फीड सबसे अच्छा रहता है। तो फॉर्मुलेशन देखने से पहले यहाँ पर एक बात जाननी ज़रूरी है जो कि अपने दिमाग में आप बिठा लें, वो ये है कि फ़ाइबर जो होता है ना, जो भूसा या हरा चारा होता है, वो एनिमल की हेल्थ के लिए होता है, वो उसे हेल्दी रखता है, लेकिन उससे प्रोडक्शन इतना हम नहीं ले पाते। दूसरी चीज़ होती है, प्रोडक्शन के लिए हमें कंसंट्रेट फीड देना पड़ता है, मतलब दाना देना पड़ता है, खल और ग्रेन्स वगैरह मिला के, अनाज मिला के एक दाना बनाना पड़ता है। तो कंसंट्रेट एनिमल को बीमार कर देता है अगर बहुत ज़्यादा आप इसे खिलाएंगे। तो कंसंट्रेट के बिना दूध होगा नहीं, लेकिन एनिमल हेल्दी रहेगा फाइबर से, तो हमें एक बीच का रास्ता निकाल के चलना पड़ता है। इसी वजह से कंसंट्रेट जब हम बनाते हैं तो अलग अलग तरीके के इन्हें सपोर्टिव, कुछ एडिटिव और सप्लीमेंट भी देते हैं ताकि एनिमल बीमार ना पड़े, उसकी फाइबर डाइजेस्टिंग एबिलिटी को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि अगर फाइबर को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं तो एनिमल को भूख लगनी बंद हो जाती है, तो वो हमें नहीं होने देना है। तो कंसंट्रेट हम देंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मिलाएंगे ताकि उसका डाइजेशन बरकरार रहे। ठीक है, तो TMR बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है जैसे मेज़ है, मतलब जो मक्का होती है, ये एक सोर्स है एनर्जी का। मतलब जितने भी अनाज है ना, ये ग्रेन्स जिन्हें कहते हैं, वो एनर्जी के लिए एनिमल को दिए जाते हैं। तो मक्का के अंदर लगभग 3300 किलो कैलोरी एनर्जी रहती है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। तो ये काफ़ी अच्छा एक एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद आता है जौ। जौ को मैंने यहाँ पे इस वजह से लिखा है क्योंकि जौ के अंदर थोड़ा फाइबर भी रहता है, स्लो फाइबर रिलीज़ होता है। तो जौ खिलाने से ना फैट बढ़ता है उसके अंदर, मिल्क के अंदर। तो जौ को भी इस्तेमाल करना चाहिए अगर अवेलेबल है, और नहीं अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा महंगा इसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ आती है गेहूँ। गेहूँ बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, लोग दलिया इसका बना के रखवा लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। जब भी ग्रेन को हम यूज़ करेंगे तो पूरे ग्रेन को यूज़ नहीं करेंगे, जौ को पूरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मक्का, गेहूँ को जब भी यूज़ करेंगे तो हम इसका दलिया बना के यूज़ करते हैं। मतलब इसे ग्राइंड करा लेते हैं, इसका आटा नहीं बनाना है, दलिया बनाना है, दलना है इसे। और इसका साइज़ जो होता है वो 0.75 to 1 मिलीमीटर तक का उसका साइज़ हो जाता है। चोकर को आप यूज़ ना करें, मतलब बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि चोकर निकलता गेहूं से ही है, लेकिन गेहूं से भी ज़्यादा महंगा मिलता है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। इसके अंदर कोई ऐसी खास एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी जगह हम वीट यूज़ करते हैं। DOR भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सस्ता रहता है। डी ऑयल राइस ब्रान, जो चावल का जो वो रहता है चोकर, उसे यूज़ किया जा सकता है। चोकर में कोई कमी नहीं होती है, बीमार नहीं करेगा। मतलब अगर नहीं देंगे या नहीं देंगे तो एनिमल का उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन महंगा होता है। जितनी इसके अंदर कंटेंट है एनर्जी प्रोटीन का, उस हिसाब से ये महंगा है, तो इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सस्ता मिल रहा है तो कर सकते हैं। उसके बाद आती है खल, जिसे ऑयल केक भी कहते हैं। ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन आपके दूध का एक अहम हिस्सा होता है। केजीन, वे और इन सब चीज़ों से जो बनाया जाता है वो प्रोटीन होता है। तो दो जो सबसे कॉमन ऑयल केक्स मिलते हैं, एक तो मस्टर्ड ऑयल केक जो आपको दिख रहा है, ये सरसों की खली भी कहते हैं इसे, और एक कॉटन सीड केक जो बिनौले की खल कहलाती है। इसके अलावा भी आपके पास हो सकता है किसी और कोई और खल हो, जैसे ग्राउंडनट केक हो, मूंगफली की खल है, या फिर और सोयाबीन की खल है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये देख के लेनी होती है कि बस इसमें कोई मिलावट ना हो और देखने में ठीक हो, फंगस वगैरह इसमें ना लगी हो।
इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों को अगर यूज़ करेंगे मिला के तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर एक को भी यूज़ करते हैं तो परफॉर्मेंस पे तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन की जा सकती है यूज़। अलसी की खल को जो भैंसों के लिए बहुत अच्छे से बहुत इस्तेमाल होती है, अलसी की खल को अवॉइड करें, उसे यूज़ ना करें, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे ग्लूकान्स होते हैं और ग्लूटेन वगैरह होता है कि जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, जिससे स्टिकीनेस आ जाती है, चिपचिपा सा हो जाता है, गोंद जैसी बन जाती है जब इसके अंदर हम पानी को मिलाते हैं, तो भैंस को वो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस वजह से अलसी की खल जो है वो काफ़ी महंगी हो जाती है और लोग इसमें मिलावट भी करने लगते हैं। तो अलसी की खल को यूज़ करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, हम कुछ ऐसी चीज़ें मिला के उस फीड को वैसा ही स्टिकी बना सकते हैं। तो अलसी की खल महंगी होने की वजह से यूज़ ना करें। अगर मतलब प्योर मिल रही है और सस्ती है तो अलसी को भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आता है स्ट्रॉ, मतलब जिसे हम भूसा कहते हैं। भूसा ये सोर्स ऑफ फाइबर है, ये बल्क मतलब फीड के अंदर एक बल्क बनाता है जो कि एनिमल को चाहिए होता है। तो भूसा हमें देना पड़ता है। ज़्यादातर जो भूसा अवेलेबल रहता है वो व्हीट स्ट्रॉ हमारे पास अवेलेबल रहता है, लेकिन राइस स्ट्रॉ भी रहता है, लेकिन राइस स्ट्रॉ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि राइस स्ट्रॉ के अंदर राइस स्ट्रॉ ज़्यादातर चावल ग्रोइंग, जहाँ पे चावल उगाए जाते हैं उन एरियाज़ में ज़्यादा मिलता है, चावल की पराली जिसे कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें तो इसमें सेलेनियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये वाली जो जगहें हैं, यहाँ पर सेलेनियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि पराली के अंदर आके जमा हो जाता है ये सेलेनियम, और इसे खिलाने से सेलेनियम टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसे डेगनाला डिजीज़ और वो सब कहते हैं। और उसमें क्या होता है ना, खुर आपके बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ से हो जाते हैं खुर, पूँछ पे से बाल झड़ के गिर जाते हैं। तो ये वाली डिज़ीज़ ऐसी दिखाई देती है और एनिमल के अंदर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो अगर राइस स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें, सिर्फ एक पार्ट यूज़ कर सकते हैं, 20% या 25%। उसके अलावा आते हैं लेग्यूम स्ट्रॉ, मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे मसूर है, उड़द है, ग्वार है, या इसी तरीके का लोबिया है, सोयाबीन है, इनका जो भूसा निकल के आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रिफर्ड रहता है वो यही रहता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा प्रोटीन भी रहता है और भैंस इसे बड़े मतलब चाव से खाती है, बड़े इंटरेस्ट से खाती है, शौक़ से खाती है उसे। अब कुछ किचन आइटम्स यूज़ करने होते हैं, जैसे गुड़ सबके यहाँ मिल जाता है, इसे हम एज ए एनर्जी की सोर्स की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है, 40-50 रुपए किलो मिलता है। तो गुड़ को हम टेस्ट इन्हेंसर के तौर पे मिलाते हैं, इससे जो फीड होता है वो थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है, उसकी महक अच्छी हो जाती है और एनिमल उसे अच्छे से खाने लगता है। तो गुड़ हमें मिलाना होगा इसमें। इसके अलावा इसबगोल की जो भूसी आती है इसे मिलाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो ये एक लेस सी बना लेती है, एक गोंद जैसा बना लेती है। तो इसे हम अपने फीड में डालेंगे, जब ये डालेंगे तो ये फूल जाएगा, इससे स्टिकीनेस आ जाएगी। जो अलसी से आता है ना, मतलब जो अलसी डालने से आता है फीड के अंदर, वो इसबगोल डालने से भी आ सकता है, और इसका डाइजेशन भी होता है और ये एनिमल को के रूमेन को भी अच्छा रखती है। तो ये स्टिकीनेस प्रोड्यूस करने के लिए फीड में वो गोंद जैसा एक वो लाने के लिए इसे डाला जाता है। फिर आता है नमक। अच्छा, नमक ये ग्रीन वाला मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है कि टाटा का जो ग्रीन पैकेट वाला सॉल्ट आता है इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ सोडियम नहीं होता है, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी होता है, और पोटेशियम एनिमल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ये डी कैट को पॉजिटिव करता है, उसकी भूख बढ़ाता है और एनिमल की परफॉर्मेंस में बहुत इससे फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ग्रीन वाला पैकेट मिल जाता है तो वो लें, और अगर नहीं मिलता है तो साधारण नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा जो आपके बेकिंग सोडा भी जिसे कहते हैं मार्केट में मिल जाता है, वो ले लेना है पाउडर। और कुछ दिन के लिए जब आप ये शुरू करेंगे तो जो लिक्विड सोडा बॉटल आती है बिस्लरी वगैरह की या और किसी चीज़ की, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि एनिमल जल्दी उसमें मतलब जो उसमें बदलाव आने हैं, ट्रांजिशन आना है ये फीड चेंज करने का, वो जल्दी आ जाए और उसके र्यूमन का एनवायरनमेंट स्मूथ बना रहे, एनिमल बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन करे उसमें।
लिक्विड कैल्शियम की नीड नहीं होती है मतलब बहुत ज़्यादा। उसकी जगह हम डीसीपी यूज़ कर सकते हैं, ये सस्ता भी पड़ता है और 50-60 रुपए किलो मिल जाता है और बहुत ज़्यादा इसकी डोज भी नहीं होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी जो होती है वो हमारा डीसीपी पूरी कर सकता है। तो ये मिल जाता है, मतलब अगर इंडिया मार्ट वगैरह से आप देखेंगे तो आपके आसपास कहीं पे भी पोल्ट्री की जो फीड वगैरह बेचने वाली शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी मिल जाता है। तो अगर ये यूज़ करेंगे आपको तो जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए लिक्विड कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मिलता है तो अच्छा फीड बनेगा, मतलब परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, और नहीं होगा तो थोड़े बहुत फ़र्क उसमें पड़ेगा। हालांकि कैल्शियम बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद है मिनरल मिक्सचर। ये जो है ये एक्सक्लूसिवली हमारा डिज़ाइन किया हुआ, मेरा डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ना मिले तो कोई भी मिनरल मिक्सचर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डोज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो मिनरल मिक्सचर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डोज़ प्रॉपर पहुंचनी चाहिए। कई बार आप दे देते हैं पैसे वो करने की वजह से, तो वो मिनरल मिक्सचर देने ना देने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। ये वाला जो मिनरल मिक्सचर है इसके अंदर लगभग 9 एलिमेंट्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, ठीक है। और सेलेनियम भी है इसमें और क्रोमियम भी है, और बाकी के तो हैं ही, सेलेनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सब प्रॉपर क्वांटिटी में है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसकी डोज़ बहुत कम है। जो आम मिनरल मिक्सचर आपको 70 ग्राम से 100 ग्राम तक देने पड़ते हैं जो मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, ये इतना कंसनट्रेटेड है कि ये 5 ग्राम में ही वो 50-100 ग्राम का मतलब जो मटेरियल होता है वो इसके 5 ग्राम में ही है। तो ये बहुत कम आपको देना पड़ता है, और फिर आप डीसीपी अलग से दे रहे हैं तो ये फिर बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जहाँ जहाँ ये यूज़ हुआ है मिल्क प्रोडक्शन वगैरह बढ़ता है, एनिमल की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, रिप्रोडक्टिव जो उसके फंक्शंस होते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं, एनिमल हीट में आने लगता है, तो वो सब हो सकते हैं। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ये नहीं है तो कोई और जो मिनरल मिक्सचर मिल रहा है उसे भी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डोज के साथ। इसके अलावा एक ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट है जो कि जिसके अंदर प्रोबायोटिक भी है, लीवर टॉनिक भी है, और एक तरीके से ह्यूमन फर्मेंटेशन मॉडिफायर है। जो भी हम मतलब फीड देते हैं एनिमल को, मैंने पहले भी बताया, तो हमें उस, क्योंकि कंसनट्रेट जो है ना वो दे देंगे अगर हम, तो एनिमल को बीमार कब करेगा, मतलब बीमार करने की कैपेसिटी रहती है, क्योंकि वो अंदर जाके एसिड बनाता है। एसिडिटी से क्या होता है कि ह्यूमन की एपिथेलियम का इरोजन शुरू हो जाता है और ह्यूमन की कैपेसिटी कम होने लगती है, उसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी। तो उससे सपोर्ट करने के लिए हमें ये एडिटिव्स देने पड़ते हैं। जैसे प्रोबायोटिक है, ये क्या करता है कि एसिडिटी को कम करेगा और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट लड़ता है, ये टॉक्सिन को बाइंड करता है। लीवर टॉनिक देने की, मतलब अगर ये है तो इसमें लीवर टॉनिक भी है, वो देने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन फर्मेंटेशन मॉडिफायर का मतलब है कि जितना फीड आप दे रहे हैं तो उसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड में वेस्ट नहीं होने देता, सबका वोलेटाइल फैटी एसिड, ग्लूकोज वगैरह बना के मतलब ह्यूमन के अंदर बना के उसे एनिमल को प्रोवाइड करता है। तो लगभग 10 से 15% मिल्क को इम्प्रूव करेगा ऑन, अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ एनिमल की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, वेट गेन वगैरह बढ़ाता है और वो सब करता है। तो ह्यूमन की फंक्शनिंग इससे इम्प्रूव होती है। उसका जब फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी तो डाइजेशन अच्छा रहता है, और इसके बाद साथ साथ ग्लूकोनियोजेनिक जो प्रिकर्सर होते हैं ना उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसका सीधा असर दूध पे देखने को मिलता है। हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करता है, बीमार नहीं होने देता, जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट काम करता है, जो टॉक्सिन प्रेजेंट रहते हैं उन्हें बाइंड कर लेता है। तो टॉक्सिन बाइंडर, लीवर टॉनिक, प्रोबायोटिक, ह्यूमन फर्मेंटेशन मॉडिफायर कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिंपल ये वाला एक वो मिला लेते हैं। अगर ये नहीं भी मिलाएंगे तब भी कोई मतलब ये जो चीज़ें बताई हैं ये नहीं हो पाएंगी, लेकिन फीड आपका फिर भी थोड़ा बहुत काम करेगा। तो इसकी 10 ग्राम की डोज़ रहती है पर एनिमल पर डे। एक मैं बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ बन रही है, जो चीज़ें अब यहाँ फॉर्मुलेशन में बताई जाएंगी, ये जो फार्मूला है ना इसमें 13 चीज़ें जो लिखी हैं, इसमें से अगर कोई भी चीज़ आप नहीं मिलाएंगे तो उसी हिसाब से परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ीड काम नहीं करेगा, फ़ीड मतलब काम करेगा, आपका एनर्जी, प्रोटीन उसे पहुंचना चाहिए पहले, फिर वो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस को ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं और बढ़ाती हैं। तो ये जो 100 kg का फार्मूला है इसमें मक्का इस्तेमाल हुई है 35 kg,
उसके बाद बारले या जौ जिसे कहते हैं, ये लगभग 20 केजी इस्तेमाल हुई है। गेहूँ 15 केजी, मस्टर्ड केक या जो सरसों की खली जिसे कहते हैं वो 15 केजी, कॉटन सीड केक बिनौले की खल 10 केजी, डाई कैल्शियम फॉस्फेट 2 केजी, सोडा इसमें लगभग 1.25 किलो के करीब या 1.2 केजी मिलाएं। कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें। सॉल्ट जो है वो जो टाटा का जो ग्रीन पैक आता है टाटा लाइट का, वो इस्तेमाल करें, और ये नहीं है तो कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगभग 300 ग्राम आपको डालना है 100 किलो में। जो सेल्फ मेड मिनरल मिक्सचर बताया है वो 100 ग्राम, और अगर आप अपना मिनरल मिक्सचर मार्केट से लेके यूज़ करते हैं वो लगभग 2 किलो मिलाना पड़ेगा आपको। इसबगोल की भूसी 50 ग्राम तक मिलानी है, और 100-200 ग्राम भी कर सकते हैं। ये तो जैसा जैसा आपको स्टिकीनेस चाहिए होगी उस हिसाब से आप इसे बढ़ा सकते हैं। बाकी दूध धारा जो बताया है वो 250 ग्राम, गुड़ 1.1 केजी या 1100 ग्राम। अच्छा, जब हम ग्रीन पाउडर नहीं देते हैं तो एनिमल के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आपको कोई भी मल्टी विटामिन जो मार्केट से मिलता है वो आप लेके आ सकते हैं। विमराल है, मल्टी स्टार है, वो सब ठीक है, तो वो दिया जा सकता है। तो वो उसके डोज के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि कितना वो पिलाना पड़ेगा जो भी आप लाएंगे। अब ये खिलाना कैसे है, इसमें क्या करना होता है, सिंपल तरीका है बिल्कुल। सभी कंपोनेंट्स जितने भी बताए हैं वो उन्हें एक साथ मिक्स करके एक 100 केजी का मिक्सचर बना लें, ठीक है। तो 100 केजी का आपका फीड का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब खिलाने से पहले जितना भी एनिमल का मतलब रिक्वायरमेंट है, जैसे 5 केजी कंसनट्रेट देना, 12 से 15 केजी आपको इसमें स्ट्रॉ देना है, भूसा देना है। अगर 8 से 10 लीटर आपकी भैंस दूध दे रही है, अगर ज़्यादा दे रही है तो उसी हिसाब से बढ़ा दिया जाता है थोड़ा बहुत। बस ये ध्यान रखना होता है कि एनिमल कोई फीड अपनी नान में ना छोड़े। तो इसे आप जो भूसा होता है उसे एक रात पहले भिगो दें ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद इसके अंदर ये मिक्स जो आपने फीड बनाया है 100 केजी, ये मिक्स करें और एक टीएमआर बना लें अच्छे से। उसके बाद जो आपकी 8 से 10 लीटर दूध देने वाली भैंस है उसे 5 केजी के करीब कंसनट्रेट दिया जाता है, और 8 से 10 केजी स्ट्रॉ देंगे हम। जितना भी मतलब उसका इंटेक होगा फिर उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। ये पूरे दिन का राशन है, मतलब पूरे दिन में इतना देना है आपको। तो ये 2-3 बार में आप करके दे सकते हैं। सुबह दे सकते हैं, फिर थोड़ा दोपहर में, फिर थोड़ा शाम में, या सुबह और शाम में दे सकते हैं। दूध दूते टाइम आप जब दूध निकाल रहे होते हैं उस टाइम चोकर वोकर खिलाने का अगर आपका कोई मतलब तरीका है तो उसे वैसे ही रखें। तो इसके हिसाब से कंसनट्रेट को इंक्रीज़ किया जा सकता है एज़ पर प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, आपका 14 लीटर दे रही है, 15 लीटर दे रही है, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप कंसनट्रेट बढ़ाते जाएं। 400 ग्राम 1 लीटर दूध पे कंसनट्रेट को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद इनिशियली क्या होगा, जब शुरू में आप करेंगे तो एनिमल रिफ्यूज़ करेगा खाने के लिए। अगर वो ये वाले इंग्रेडिएंट उसकी डाइट में नहीं होंगे जो इसमें बताए हैं तो एनिमल रिफ्यूज़ करेगा, नहीं खाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, गुड़ का एक सॉल्यूशन बना लें, मतलब गाढ़ा सा गुड़ को गर्म करके पानी के अंदर, और उसे फीड के ऊपर डाल दें ताकि उसकी महक, थोड़ी सी गुड़ की महक आ जाए उसमें, और एनिमल को धीरे धीरे करके इसका आदी बनाएं। मतलब पहले कुछ दिन में आप सोडे की 1 या 2 बोतल जो बताया था लिक्विड सोडा जो आता है वो एनिमल को पिला दें। उससे ह्यूमन का एनवायरनमेंट नॉर्मलाइज होगा और एनिमल की खाने की वो भी बढ़ेगी, मतलब वो खाने की तरफ और अच्छे से जाएगा। थोड़ा सा भूखा भी रख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं जो भी आप अभी दाना उसे दे रहे हैं, दाना चारा दे रहे हैं, उसमें 10% को इसे मिलाएं, फिर 20% कर दें, 30% कर दें, ऐसे कर करके इसे बढ़ाते चले जाएं। तो धीरे धीरे फीड को ट्रांजिशन उसमें लेके आएँ, मतलब बदलें। जब आप ये देख लें कि दूध बढ़ने लगा है, उससे एनिमल की परफॉर्मेंस बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है, और मैं ये बात बिल्कुल कहता हूँ उससे कि आपकी एनिमल की परफॉर्मेंस ज़रूर इम्प्रूव होगी इस चीज़ से। ये मेरा बार बार का देखा हुआ एक्सपीरियंस है कि जो मैंने बताया, अगर ये सब चीज़ें आप मिला लेंगे तो आपकी एनिमल की परफॉर्मेंस ज़रूर इम्प्रूव होगी। जितनी चीज़ें कम करते जाएंगे उतनी परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी उसी रेशो में।
तो इंक्रीज़ इसे मतलब जो फीड है उसे स्लोली इंक्रीज़ करें और उस पॉइंट तक बढ़ाते चले जाएं फीड को जब तक एनिमल उससे ज़्यादा मतलब ना ले। मतलब ऐसा ना हो कि एनिमल जब छोड़ने लगे अपनी नान में तो वहाँ पर जाके इसे रोक दें। लेकिन साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फीड तो बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। फीड बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए कि एनिमल वेट गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वही बात है कि ये फीड वगैरह देने से पहले डिवर्मिंग और वो सब चीज़ें हो जानी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप फीड तो बढ़ाते रहें, वो सब अंदर के परजीवी पैरासाइट खाते रहें। तो इसका जो रिज़ल्ट है आपको 7 से 10 दिन में देखने को मिल जाएगा ज़रूर। और इस शेड्यूल को आप कम से कम 4 या 5 एनिमल पे मतलब चलाएं, और जो कि डिफरेंट स्टेजेस में हो अपने प्रोडक्शन की। उसके बाद देखें कि इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं, क्योंकि जितना टाइम हो चुका होगा काविंग को उतना कम रिस्पॉन्ड आता है, क्योंकि दूध प्रोडक्शन जाहिर सी बात है काविंग के बाद फिर एक पीक प्रोडक्शन जाता है, फिर धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो जितना ये काविंग से दूर होगा प्रोडक्शन स्टेज उतना कम रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन आएगा उसमें भी रिस्पॉन्स। और नहीं आएगा तो एनिमल वेट इम्प्रूव करेगा अगर आप ज़्यादा उसे फीड देंगे। और भैंसों में तो वेट इम्प्रूव कराना भी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि भैंस मीट के लिए बिक जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर किसी तरीके की अगर कंसल्टेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट भी मंगाने के लिए एक नीचे लिंक दिया गया है, या इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक पे भी आप डायरेक्ट करके मंगा सकते हैं। तो जब भी आप मतलब व्हाट्सएप करें, कांटेक्ट करें, तो पहले अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। आप क्या करते हैं, क्या नाम है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, कितना फार्म है, क्या पालते हैं, वो सब करके बताएं। उसके बाद रिप्लाई को एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल डायरेक्ट आप सवाल पूछने की मतलब सवाल ना पूछा करें, क्योंकि कई सारे मैसेज आते हैं तो फिर उनका रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।